5.25 लाख गरीब परिवारों को उनके सपनों का पक्का घर मिल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के ऐसे गरीब भाई और बहन जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, तो इनको रहने के लिए फ्री में प्लाट दिए जाएंगे, जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा। हजारों की भीड़ के बीच ये ऐलान देश के प्रधान और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का। तस्वीर गृह प्रवेश कार्यक्रम की, जिसके तहत आज हितग्राहियों को उनके आशियाने का तोहफा दिया गया। मध्य प्रदेश के 5,21,000 पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेश कराया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज प्रदेश के 5,21,000 परिवारों को घर मिलने जा रहा है। कुछ ही दिन में नव संवत्सर शुरू होने जा रहा है। नव वर्ष में नए घर में प्रवेश बहुत शुभ है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। आज मध्य प्रदेश के लगभग 5.25 लाख गरीब परिवारों को उनके सपनों का पक्का घर मिल रहा है। नववर्ष पर नए घर में गृह प्रवेश ये अपने आप में ये जीवन की अनमोल वेला है। मैं इस समय आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने 5,41,000 और 7,000 करोड़ रुपया खर्चा करें। और एक बात और सुन लो भैया बहनों, जिन्हें नहीं मिले वे घबराइयो मत। 10,000 करोड़ रुपया हमने 10 साल बजट में रखे हैं गरीबों के मकान बनाने। 10,000 करोड़, 10 लाख मकान इस साल बनाएंगे, 10 लाख अगले साल बनाएंगे। और मध्य प्रदेश में फिर कोई गरीब झोपड़िया में नहीं रहेगा, पक्के मकानों में रहेगा, पक्के मकानों में रहेगा। केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विकास के तहत गरीबों को सशक्त करने में जुटी है। तो वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कई दलों ने गरीबों को लेकर बहुत नारे लगाए, लेकिन उन्हें सशक्त नहीं किया। हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए, लेकिन गरीबों को सशक्त करने के लिए जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। एक ईमानदार सरकार के प्रयास, एक सशक्त गरीब के प्रयास जब साथ मिलते हैं तो गरीबी भी परास्त होती है। गौर हो कि निशाना एक ओर से नहीं बल्कि दोनों ओर से साधा गया। जहां भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ ने सवाल महंगाई पर पूछा और कहा कि पीएम आवास योजना में मकान के लिए वर्तमान में जो राशि आवंटित की जा रही है वो काफी कम है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने इसे इवेंट बताया। प्रधानमंत्री जी सिर्फ जोर से बोलो और बार बार बोलो की चीजें और झूठ बोलने का काम कर रहा है। 1,20,000 रुपए में किसका घर बन रहा है? कम से कम 5 लाख रुपए एक हितग्राही के खाते में डालना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार जो है सरकार कर रही है, इसकी समीक्षा करके कहीं ना कहीं जनता को राहत देना चाहिए। महंगाई सुरसा की तरह मुंह फाड़ रही है, पर सरकार अपनी नीति और नीयत बदलने की बजाय सिर्फ प्रचार तंत्र में लगी। बहरहाल कांग्रेस सवाल उठाने में जुटी है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा योजनाओं के साथ जनता के बीच पकड़ बनाने में। अब देखना यह है कि सौगातों के जरिए भाजपा आगामी चुनाव में कितना लाभ ले पाती है और कांग्रेस विरोध की नाव में सवार क्या चुनावी वैतरणी पार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। आवाज से विश्वास की बात की जा रही है, सबके विकास की बात की जा रही है और बीजेपी तैयारी कर रही है साथ ही आगामी चुनाव की भी। लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की, कांग्रेस की, तो वो फिलहाल आरोप के इर्द गिर्द ही नजर आ रही है। लेकिन क्या आरोप की नाव में सवार होकर वो जनता के बीच पहुंच पाएगी, इस पर बात करेंगे विस्तार से। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या सबका विकास रणनीति पर खरी उतर रही भाजपा सरकार? क्या भाजपा ने योजनाओं की जमीनी क्रियान्वयन से जीता जनता का विश्वास? क्या बैगा सहरिया जनजाति में पैठ बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी? क्या भाजपा को कटघरे में खड़ा कर कांग्रेस हो पाएगी मजबूत? क्योंकि लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, चाहे बीमा की राशि देने की बात हो या फिर किसानों के साथ उनके कदम से कदम मिलाकर चलने की बात हो। सरकार को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनकी योजनाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और याद अपने कार्यकाल की दिलाई जा रही है। लेकिन जनता के बीच पकड़ बनाने में कांग्रेस कहां इस वक्त खड़ी नजर आ रही है, इस पर बात करेंगे। मेहमानों से पहले परिचय करा देती हूं। अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत स्वागत है आपका। उमेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। अवनीश जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत अवनीश जी आपसे करना चाहेंगे। कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो हितग्राही खुश नजर आए जिन्हें आज उनका मकान मिला, और ऐसे में ये कहना आपका जायज मालूम पड़ता है कि महंगाई है। लेकिन क्या जो मदद सरकार कर रही है वो आपको काफी नहीं लगती? 2022 तक सबको आवास देने का वादा किया था। 2022 आ गया, क्या सबको आवास मिले? नहीं मिले। पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है, आप ये देखें कि इसी मध्य प्रदेश में विधायक निधि से जो टीन शेड बनता है, विधायक निधि से आप पता कर लें, उसको 4,80,000 की राशि आवंटित की जाती है। और आप कह रहे हैं उसमें टीन शेड, उसमें छत भी नहीं डलती, और आप कह रहे हैं एक बेडरूम, एक किचन, एक हॉल, एक वॉशरूम और आगे एक दालान, ये 1,20,000 में कैसे बन जाएगा? मैं बताना चाहता हूं, वर्तमान में जो सरिये का, जो स्टील का, आयरन का रेट है, लोहे का, वो 82 रुपए पर केजी, मतलब अगर टन में जाएंगे तो टन में जाएंगे तो वो लगभग 80,000 रुपए टन है। तो आप ये बताएं कि, और एक घर बनाने में लगभग 2 टन लोहा लगना ही है पक्के में, तो 1,20,000 में आप कैसे घर बनाएंगे? ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर वो 2.5 लाख हो जाता है। तो इनकी योजना यहीं दम तोड़ जाती है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात आप देखें किस तरह की इसमें रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी के कई बार किस्से नजर आए। मैं टीकमगढ़ का हूं, टीकमगढ़ विधायक की केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटी को, वहां के जिला प्रभारी मंत्री सुरेश रारखेड़ा के सामने जो झगड़ा हुआ था वो इसी बात को लेकर था, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर था, इसके कमीशन की बंदरबाट को लेकर था। जब वहां के विधायक राकेश गिरी ने कहा था कि मैं तो सिंधिया समर्थकों को कई सालों से चंदा दे रहा हूं, उनको पोषित कर रहा हूं, इससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ कागजों में हो रही है, एक दिखावा है, एक छलावा है। आप मुझे इस बात का जवाब दें, तस्दीक करें, 1,20,000 में लगभग 500 स्क्वायर फीट का मकान कैसे बन पाएगा? अगर आप उसको देखें जो उसमें एरिया है 600-500 स्क्वायर फीट के बीच में बनना है, कैसे बन पाएगा 1,20,000 में? ये तो हो गया लोहे का रेट। सीमेंट का रेट मालूम क्या है? सीमेंट का रेट आज की तारीख में 350 रुपए पर बैग है, एक बोरी का। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम उसमें 100 बैग सीमेंट लगेगी। तो अगर उसको आप निकालें तो 35,000 की तो सीमेंट हो गई। तो भैया, मतलब कम से कम बता रहा हूं मैं। तो ये आप किस तरह की योजनाएं बनाते हैं? और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार योजना पे भी आपको ऐतराज है, और साथ ही जो आपने हिसाब किताब लगाया है, अब उसका जवाब जो है उमेश जी देंगे। उमेश जी, सरिया, सीमेंट, रेत सब महंगी है, और साथ ही साथ जो सवाल आपने रिपोर्ट में सुने होंगे, कुणाल जी भी कह रहे हैं कि 1 लाख कुछ राशि में नहीं बन पाएगा घर, कम से कम 5 लाख दीजिए। चलिए नाज़नीन जी, मैं सिलसिलेवार कुणाल की बात का भी जवाब दे देता हूँ, अवनीश जी की बात का भी जवाब दे देता हूँ। एक तो मैं शुरुआत यहां से करना चाहता हूं कि 2016 में जब इंदिरा आवास योजना के नाम पे ये योजना लागू करी गई, चलती थी, उस समय आपको मालूम है कितनी राशि भेजी जाती थी? 45,000 रुपए दिए जाते थे, 45,000 रुपए।
और जिस समय इस योजना का प्रारंभ हुआ था उस समय तो 10,000 रुपट्टी दी जाती थी और इंदिरा आवास कुटीर के नाम पर एक कुटीर आता था तो वो सरपंच की लंगोटी में चिपक कर रह जाता था। ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ममत्व है, भारतवर्ष के नागरिकों को मकान मुहैया करा रहे। एक तो ये बात। अब दूसरी बात सिलसिलेवार सुनिए। 10,000 रुपए दिए जाते थे मनमोहन सिंह के समय, बाद में 2016 में उसको 40,000 रुपए कर दिया, तब ये राशि कम नहीं लगती थी। एक बात। अब नाजनीन जी, दूसरा मैं कांग्रेस के मित्रों का प्रतिवाद करता हूं, तथ्यात्मक प्रतिवाद करता हूं। ये संपूर्ण मकान का व्यय नहीं दिया जा रहा, सब्सिडी दी जा रही। सब्सिडी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर शहरी क्षेत्र में 2.67 लाख की सब्सिडी दी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में 1.25 लाख की सब्सिडी दी जाती है। बैंकों के द्वारा उसके अंदर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र की सरकार का उसमें हिस्सेदारी 60% की होती है, राज्य की हिस्सेदारी 40% की होती है। एक तो जवाब ये। एक और गंभीर बात नाजनीन जी, ये जो श्रीमान अवनीश जी कह रहे हैं या कुणाल बाबू वहां पर खड़े होकर जो प्रवचन दे रहे थे, जुलाई 2019 में जिस समय कमल बाबू की सरकार थी, कमल बाबू की सरकार ने राइटिंग में लिख कर दिया था कि ये जो 2,30,000 मकान आपने मध्य प्रदेश को दिए हैं बनाने के लिए, राज्य सरकार इनको मकान बनाने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, ये आप किसी अन्य राज्य को कोटा आवंटित कर दीजिए। ये छल्ली सुपड़े से कह रही है कि तुझमें बहुत छेद है। और अवनीश बाबू की एक और बात का जवाब दे देता हूं, जो उन्होंने कहा था कि 2022 तक का टारगेट रखा था। अभी राज्यसभा के अंदर हरदीप पुरी जी ने ऑफिशियल दिया है, पटल पर जवाब दिया इस मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री जी ने। उन्होंने कहा है कि 1.5 करोड़ घरों को मंजूरी दे दी गई है, 1.5 करोड़ को, और 31 मार्च का जो टारगेट हमारे पास था उस टारगेट को पूरा कर लिया गया। एक बात। और उसके बाद उन्होंने पटल में जवाब दिया है, पटल में राज्यसभा में आपके भी राज्यसभा के सांसद होते, प्रतिवाद करना चाहिए था, सदन पटल में कोई भी असत्य जवाब दिए नहीं जाते। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि 31 मार्च के बाद भी क्रेडिट सब्सिडी के बारे में कोई समीक्षा और विचार नहीं करा जाएगा, इसको लगातार करा जाएगा। एक बात, एक आखिरी बात नाजनीन जी, एक आज मुख्यमंत्री जी ने कहा 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए तो मध्य प्रदेश की सरकार ने इस वर्ष रखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, और 10,000 करोड़ रुपए अगले वर्ष भी रखा है। तो कांग्रेस के मित्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के मित्रों की कठिनाई ये है कि सोशल मीडिया आपकी बात के लगभग सभी जवाब जो आपने दे दिए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा और इसे समझते हैं। हमारे साथ आती हो अनिल जी। अनिल जी, पहले हमने देखा जब कमलनाथ जी कहते थे कि पैसा नहीं है, और ये बार बार बात उनके वक्तव्य में सामने आई थी, लेकिन अब शिवराज जी कह रहे हैं कि हर एक का घर बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सबको रहने के लिए छत मिलेगी। लेकिन सवाल ये जो जिक्र किया गया कि राशि 10,000 से शुरू हुई थी और अब 1 लाख से कुछ ऊपर है, अगर हम दूसरे पहलू पर गौर करें, महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर सब्सिडी देकर और जनता को विश्वास ये दिलाया जा रहा है कि उनके घर होंगे, पक्के घर होंगे, मकान होंगे, तो क्या आपको लगता है कि सरकार प्रयास तो कर रही है? देखिए नाज़रीन जी, जिस तरीके से गरीबों को मकान उपलब्ध कराने की योजना चल रही है और केंद्र सरकार उसको संचालित कर रही है और मध्य प्रदेश सरकार उसमें सहयोग दे रही है, ये योजना बहुत अच्छी है और निश्चित ही इससे गरीबों को लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ कब मिलेगा? जब वास्तव में जो पात्र लोग हैं उनको मकान मिले और अपात्रों को बाहर किया जाए। कई स्थानों पे देखने को मिल रहा है कि अपात्र लोगों की एंट्री हो जाती है उसमें और पात्र लोग रह जाते हैं। इन परिस्थितियों के चलते योजनाएं हमेशा फेल होती हैं। फेल इसलिए होती हैं कि जो जिस मोटो को लेकर वो योजना क्रियान्वयन किया जाना चाहिए वो उसमें अपात्र लोगों के बीच में एंट्री हो जाती है। कांग्रेस ने भी सही कहा, कांग्रेस ने भी गलत नहीं कहा। कमलनाथ जी का जिस तरीके से कहना है हर रोज पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, डीजल के भाव बढ़ रहे हैं और उस स्थिति में रॉ मटेरियल जो है हर रोज उसकी कीमत बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है। सबसे बड़ी स्थिति तो यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में आप ये देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में कॉम्पिटिटर नहीं होते। शहरी क्षेत्रों में तो आप ठीक है, एक जगह से आपकी नहीं बन रही दूसरी जगह देख लीजिए, दूसरी जगह से आपको महंगा लग रहा है तीसरी जगह देख लीजिए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक आधी आदमी होता है और अगर आपकी उससे आपने उसको मुंह मांगे दाम नहीं दिए तो वो कह देगा ठीक है भैया आप 40 किलोमीटर दूसरी जगह से जाके आप ले आइए, फिर आप ट्रांसपोर्टेशन दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन फिर उससे ज्यादा कितने गुना पड़ जाएगा। तो ये इन परिस्थितियों के चलते कांग्रेस ने भी जो बात कही है वो सटीक कही है। लेकिन साथ में यह है कि ये
ये योजना का सफल होना उसी समय निर्भर को होगा जब हम अपात्रों को बाहर करें और पात्रों को बाहर। योजना अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कुछ टास्क हैं। अगर विपक्ष उस तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है तो क्या उन सारी चीजों पर आप काम करेंगे? जैसा कि अनिल जी ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को ही ये पैसा मिले, साथ ही महंगाई को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की जो बात की जा रही है वहां पर जिस तरीके की कठिनाई हितग्राही के सामने आ सकती है, क्या इसकी भी मॉनिटरिंग करेगी आपकी टीम? बिल्कुल नाजनीन जी, मैं अनिल जी भाई साहब की बात से 100% सहमत हूं कि पात्र व्यक्ति को ही इसका लाभ मिलना चाहिए। अब इसकी पात्रता का क्राइटेरिया समझ लीजिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति कि जिसके पास अपना खुद का निजी मकान नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना निजी मकान नहीं है, वो इसकी पात्रता श्रेणी में आता है। उसकी जो अधिकतम वार्षिक आय है वो 6 लाख रुपए होना चाहिए। 6 लाख रुपए वार्षिक आय वाला कोई भी जो परिवार है जो इस योजना का पात्र होता है, एक तो इसमें मुझे लगता है कि और इसकी जो आधार कार्ड होता है, बाकी सारी चीजों की मॉनिटरिंग करी जाती है। कोई भी सामान्य व्यक्ति आवेदन कर सकता है, उसमें कोई जाति का बंधन नहीं है, किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, केवल एक आय का क्राइटेरिया रखा है। और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को कि जिसके पास खुद का कोई मकान उसके परिवार का नहीं है या भूखंड नहीं है, ऐसे व्यक्ति पात्र होते, तो उसकी मॉनिटरिंग करी जाती है और ईमानदारी पूर्वक उस काम को करा जा रहा है। एक तो ये बात, और दूसरा जो बार बार एक प्रश्न आता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो निम्न वर्गीय व्यक्ति है वो इसका लाभ उठा रहे हैं, शहरी क्षेत्र में भी इसका निम्न मध्यम वर्गीय लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय जो लोग हैं जो 25 मीटर का मकान बनाते हैं, जो औसत 250 फीट और 300 फीट का होता है, जो अवनीश बाबू कह रहे थे लग्जरियस हाउस नहीं होते, 2 बेडरूम हॉल किचन और दाला नहीं होता, ये एक ऐसा परिवार का मकान होता है कि जो झोपड़ियों में निवास कर रहा है। भारत को झुग्गी मुक्त करना है, भारत के हर परिवार को घर मुहैया कराना है, ये इस योजना का उद्देश्य। उसमें बहुत टनों सरिया नहीं लगता है, उसमें बहुत ज्यादा टनों सीमेंट नहीं लग रही है, और 1,25,000 ग्रामीण में और शहरी क्षेत्र में 2.67 लाख दिया जा रहा है। बाकी का पैसा वो व्यक्ति अपने, हर व्यक्ति के पास मकान बनाने का एक सपना होता है और हर व्यक्ति उसके लिए अपने पास एक जमा पूंजी भी रखता है। वो 100% सरकार पर आश्रित नहीं है, सरकार उसको एक निश्चित सीमा तक अनुदान दे रही है, उसको बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरा स्वयं का सारथी है जीतू परदेशी जी ने अपना इंदौर में स्वयं का बना बनाया फ्लैट लिया। इन शहरों में तो एक सुविधा यह भी होती है कि जो कॉलोनियां बनती है या मल्टीज बनती है उसके अंदर भी एक प्रतिशत तय करा जाता है जो इस तरह के व्यक्तियों को दिया जाएगा, तो उनके पास बनी बनाए मकान लेने की भी सुविधा होती है। उसको जीतू परदेशी ने अभी 15 लाख का फ्लैट लिया, 2,67,000 की उसको सब्सिडी मिल गई, बाकी का उसको बैंक लोन मिला है। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि उस बैंक का जो ब्याज प्रतिशत है वो लगभग नगण्य के बराबर है और उसको 25 साल तक उसको भुगतान करने की सुविधा पूछ लेती हूँ। अवनीश जी, क्या लगता है, आपने जो सवाल पूछे आपको जवाब मिला, संतुष्ट है कांग्रेस इससे? नहीं, देखिए नाजी, सबसे पहली बात तो उमेश शर्मा जी जोश में आकर ये भूल गए कहने में, वो कह रहे 2016 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं थे, 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री ये करेक्ट प्रधानमंत्री आवास कराया था। मैंने ये कहा था अवनीश जी, भैया प्रधानमंत्री आवास कराया। बाकी सुनिए जब ठीक है उमेश जी, ठीक है, आपकी बात आ गई, उनको सुन लेते हैं जी, बोलिए। बाकी जब इंदिरा आवास योजना की जो बात करें 2006 में, उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने वास्तव में 55,000 रुपए एक कुटीर के देते थे, लेकिन अब मैं बताऊंगा उस समय सीमेंट का रेट क्या था। उस समय सीमेंट का रेट 110 रुपए एक बोरी था, उस समय लोहे का रेट लगभग 18 रुपए पर केजी था, जो कि आज 84 रुपए पर केजी है। उस समय डीजल पेट्रोल का क्या भाव था वो भी आप निकाल लीजिए। तो भैया इतना फर्क आ गया है। और अभी ये जो कह रहे थे कि फर्क तो बहुत आ गया अवनीश जी, उस समय सरकार में भी आप थे, आप योजना लेकर आए, आप लोग बार बार कहते हैं कि आपकी योजनाओं का नाम बदलकर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन ये हालत हुई क्यों है कांग्रेस की? क्या इस पर भी आप बात कर रहे हैं? क्योंकि जब बीमा की राशि दी जाती है तब कांग्रेस बात करती है, जब ब्याज की राशि माफ की जाती है तब कांग्रेस बात करती है, जब प्रधानमंत्री आवास के तहत घर दिए जाते हैं तब कांग्रेस बात करती है, लेकिन कांग्रेस तब क्यों नहीं बात करती है जब ये सारे सवाल, सारा डेटा आपके पास है? आप जनता के बीच जाके बात कब करेंगे? नाज़रीन जी बोलूं मैं? जी बिल्कुल, आप ही से पूछा है जी। लेकिन नाज़रीन जी, कांग्रेस की जो बात जनता के बीच है या नहीं है, इस बात से तस्दीक हो जाती है कि आज हमारे कार्यकर्ताओं पर 3 महीने में 7800 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई। तो ये तो हुआ आपकी बात का जवाब। बाकी मैं स्पष्ट कर दूं, ये कुछ भी कहें क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है वो इतना खराब है। अरे साहब, जिस सरकार के कार्यकाल में
टेस्टिंग किट अगर रद्दी वाले के पास पाई जाती है, ओपनली पाई जाती है, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? जो निरंतर शिक्षा का बजट बढ़ा रहे हैं और 18,000 स्कूल आज भी ऐसे हैं कि जो कागजों में चल रहे हैं, पेड़ के नीचे चल रहे, जिनकी खुद की इमारतें नहीं है, उसके बारे में आप क्या देखिए? उमेश जी मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आप चर्चा को खराब मत करिए, अन्यथा अगली बार से बैठेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। मैं शराफत आप समझिए, आप डिबेट को बर्बाद कर रहे हो उमेश शर्मा जी। अगले चैनल पर आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अवनीश जी, ओपनली कह रहा हूँ इस बात को, मेरी आवाज ही बहुत अवनीश जी विषय पे रहते हैं ना, विषय पे रहते हैं। आपने कहा आपके कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई, आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं इसलिए कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हो रही है, लेकिन उस सदस्यता अभियान के बारे में, सदस्यता अभियान के बारे में भी बोलिए। आप मुझसे पूछेंगे कि जनता के बीच में कब जाते हैं तो मैं जवाब नहीं दूंगा आपको। नहीं बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल। आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ तो कृपया करके मुझे जवाब देने देना। हाँ बोलिए, लेकिन विषय पे बोलिए, लेकिन विषय पे बोलिए, विषय पे बोलिए, शर्मा जी को भी सुना है, विषय पर बोलिए ना सर, विषय पे बोलिए, विषय पे बोलिए, विषय पे बोलने से कोई नहीं रोकेगा, विषय पे बोलिए। तो वही मैं एक बात बता रहा हूं कि इनका रिकॉर्ड इस तरह का है कि ये स्कूल शिक्षा विभाग का हर साल बजट बढ़ा रहे हैं और उसके बाद इनके समय में इतने भ्रष्टाचार होते हैं कि वो आज भी स्कूल शिक्षा विभाग की हालत ये है कि एडमिशन कम हो रहे हैं, लोग निजी स्कूलों में जा रहे हैं। और मैंने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया टीकमगढ़ में, जहां पर केंद्रीय मंत्री मीरन खटीक की मौजूदगी में राकेश गिरी और वहां के प्रभारी मंत्री के बीच में विवाद हुआ। वो बिल्कुल ये प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटीर को लेकर ही विवाद था। तो ये तो उनकी हालतें हैं, आप क्या इन पर भरोसा करेंगे? और मैं तो आज भी कहता हूं 1,20,000 में आप बना के बता दें, आप सब्सिडी भी दे दें। और सुनिए, झूठ मत बोलिए, बैंक लोन कभी भी आप चाहे इंदिरा आवास योजना बनाएं या पीएम आवास योजना बनाएं, बैंक लोन अपने इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कभी नीचे नहीं आता है। ये वही स्थिति है कि अभी किसान फसल बीमा ये जो बांट रहे थे ना, इसमें प्रीमियम किसान ने भरी, 40% की राशि केंद्र ने दी, 40% राज्य ने दी और ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे। तो ये इसी तरह का आडंबर रचते, वो सही बात है, इन्होंने इवेंट ही रचा है आज भी कि वहां से पीएम मोदी बैठे, यहां से शिवराज जी बैठे, ये सिर्फ इवेंट है और कुछ नहीं है। हम तो कहते अच्छी बात है, अगर आप गरीबों को मकान दे पाए तो दीजिए, लेकिन 2022 का वादा तो आपका फुर्र हो गया, ना तो आप विश्वगुरु बन पाए, ना ही आपने सबको मकान दिए। इसके बाद फिर ये नाज़रीन जी इस तरह की बातें आती हैं और ये सदैव इस तरह के झूठे आडंबर रखते हैं नाज़रीन जी, तो क्या हम सवाल खड़े नहीं करें? नहीं ठीक है, अच्छी बात है, आप सवाल खड़े कीजिए, सवाल पूछना भी चाहिए और सच से भी अवगत कराना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हो उतना अच्छा मकान नहीं बनता है, तो क्या आप लोगों की जानमाल से समझौता कर रहे हैं? आप कह रहे हैं उतना अच्छा नहीं बनता, उतना सीमेंट नहीं लगता, उतना लोहा नहीं लगता, तो भैया जहां कभी मकान टूट जाएगा, जो उसमें रहने वाले मर सकते हैं, दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इस बात का मुझे जवाब दें आप। ठीक है, उमेश जी देना चाहते हैं, उमेश जी बोलिए। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अवनीश भाई जी आज बहुत भोले स्वभाव के साथ अपना सारा विषय रख रहे हैं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे मित्र जीतू परदेशी जी के मकान में ब्याज दर जो बैंक ने है वो कम करके दिए। एक तो ये बात है, आप ठीक है, आपके पास हो सकता है कि बैंक वालों से आपके ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे या आपका राजनीतिक आधार इस प्रकार का नहीं होगा, आपके मित्रों की मदद कर पटवारी हो, ब्याज दर सबके लिए वही रहेगी। और अवनीश जी जब आपकी सरकार थी तो 5-10 कोटी आया करते थे, ये मुझे बताइए कि कैसे संभव है? अरे आप मुझे बताइए बैंक की ब्याज दर क्यों कम करेगा? क्या जीतू पटवारी हो, जीतू परदेशी हो, अपनी बुंदेलखंड में शर्मा हो, कभी कम नहीं करेगा। ये आपको तो स्वागत करना चाहिए, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए। 5.5 लाख मकान, आप बताइए कभी आपने कल्पना करी थी कि 5,21,000 मकान दिए जा सकेंगे? आप देखिए कि 10,000 करोड़ रुपए आप किसानों के दुख दर्द की बात कर रहे थे, आपके मुख्यमंत्री ने जो फसल बीमा योजना का प्रीमियम तक नहीं भरा था, आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ के कारण तो किसान डिफाल्टर हो गए थे। मैं विषय से भटकता नहीं, तो कुल मिलाकर लेना पड़ेगा कि 5.5 लाख मकान, 5.5 लाख मकान
20,20,000 में। एक झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, कांग्रेस के झूठ मत बोलो। ना हाथी है ना घोड़ा है उमेश भाई, वहाँ पैदल नहीं जाना है। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए उमेश भाई, झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोल रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का, चलिए ठीक है, सच झूठ के लिए थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। अनिल जी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, दोनों को आपने सुना, दोनों ही दल जो हैं वो जनता की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, चाहे वो किसान हो, बेरोजगार युवक हो, या फिर लड़कियों की शादी की चिंता हो। सब जब सरकार में आते हैं तो अपनी अपनी योजनाएं लाते हैं और उसके बाद उन्हें बेहतर बनाने और जनता के बीच पहुंचाने का दम भी भरते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर वाकई आवास योजना को लेकर उतना काम हुआ होता या उतनी ईमानदारी के साथ काम हुआ होता तो शायद आप उस योजना का नाम बदल के और इस तरह की चर्चा और इस तरह की बहस हम नहीं कर रहे होते? देखिए नाज़रीन जी, मैंने पहले ही आपसे बोला, योजना अच्छी है, आपका उद्देश्य अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी जिस तरीके से महंगाई तेजी के साथ बढ़ रही है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी आ रही है। मैं आज की आपको घटना बताऊं नाज़रीन जी, और हमारे प्रवक्तागण उमेश जी बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का आज छतरपुर जिले में एक गांव में दौरा था शिवराज सिंह चौहान जी का, और इसी उद्देश्य को लेकर था। ये जो आवास है, पीएम आवास है, 4 दिन पहले जैसे ही वहां पे खबर मिली और उनको जिस घर में जाना था उस घर की छत नहीं बन पाई थी, इस राशि में छत नहीं बन पाई थी। जैसे ही वहां कंफर्म हुआ कि 4 दिन पहले के सीएम आ रहे हैं, आनंद फानंद में पूरा जिला प्रशासन जुटा और वो उस घर को कंप्लीट करवाया, आसपास के घरों को भी कंप्लीट करवाया, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि सीएम 2-4-6 को सस्पेंड कर दें या कुछ भी और हो। तो कई जगह इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। अगर इसमें वास्तव में या तो महंगाई कंट्रोल हो जाए या फिर उनको राशि बढ़ जाए तो निश्चित है उद्देश्य जो है भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज भी कई जगह से शिकायत आ रही हैं कि अब जैसे टीकमगढ़ या छतरपुर जिले में, क्योंकि छतरपुर का आज का ही केस है, वो हमें मालूम है, हमारे खुद संवाददाता ने हमें खबर बताई थी कि वहां पर एंट्री के लिए कि आप वास्तव में पात्र हैं कि नहीं है, वहां पे कमीशनखोरी भी चल रही है। तो इस पर भी अगर सरकार प्रतिबंध लगा दे तो निश्चित ही ये योजना गरीबों के लिए काफी अच्छी जरूर मॉनिटर करने के लिए जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सबके साथ और विकास और विश्वास की बात कर रही है, ये सारे पहलू भी गौर करने वाले हैं और इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद योजना उतने बेहतर तरीके से नहीं सामने आ पाएगी। निश्चित रूप से जहां पर भी ऐसा लगेगा कि कोई कमी है, कोई न्यूनतम है, और अनिल जी भाई साहब जैसे समाज के जो जागरूक पहलू है वो अगर इंगित करते तो निश्चित रूप से उसके बारे में सुधार किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो पल प्रतिपल अपना आत्मावलोकन करती है, हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, और रंच मात्र और राय मात्र भी हमको लगता है कि कहीं प्रशासनिक शिथिलता दिखाई दे रही है या किसी स्तर पर ऐसा लगता है कि दूरंदेशी का अभाव है तो तत्काल उसको सुधार किया जाए। चलिए, बिल्कुल कांग्रेस तो तैयारी है कि आप अगर कुछ कमी रखेंगे तो वो सामने लेकर आएंगे। सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आवास से विश्वास की ओर बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस भी महंगाई को लेकर आईना दिखा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले वक्त में महंगाई पर सरकार काबू कर पाती है या फिर कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद कर जनता के बीच मजबूत पकड़ बना पाती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।